नमस्कार। आज हम एक ऐसे भारतीय मामले की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं जिसने, आप कह सकती हैं, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और सत्ता के समीकरणों पर काफी गंभीर सवाल खड़े किए। तरुण तेजपाल प्रकरण। जी। हमारे पास इस केस से जुड़े कुछ नोट्स हैं, कुछ अंश हैं जिनकी मदद से हम इस जटिल कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश रहेगी कि इसे परत दर परत खुला जाए। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि उन पहलुओं पर गौर करना है जहां शारीरिक हमले से ज्यादा जोर सत्ता के गलत इस्तेमाल, दबाव बनाने और मामले को दबाने पर रहा। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये मामला आखिर था क्या? बात है 2013 की। जी, 2013। तहलका मैगजीन, जो उस वक्त अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए काफी मशहूर थी, उसके फाउंडर और एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल, उन पर उन्हीं की एक जूनियर सहकर्मी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। और ये घटना हुई गोवा में एक होटल के लिफ्ट में, और वो भी तहलका के ये एक बड़े इवेंट थिंक फेस्ट के दौरान। हाँ, थिंक नाम का उनका सालाना जलसा होता था। आरोप ये था कि ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ। और यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है, जैसा हमारे नोट्स में भी है, वो ये कि आरोपों में कोई मारपीट या हथियार जैसी चीज का जिक्र नहीं था। मतलब सीधी फिजिकल वायलेंस नहीं। अच्छा। हाँ, जोर इस बात पे था कि कैसे अपने पद, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके डराया गया, धमकाया गया, और कैसे फिर मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव बनाया गया। तो मतलब ये सत्ता के दुरुपयोग का एक क्लासिक केस बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये पावर डायनामिक्स का मामला ज्यादा था। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अक्सर हम उत्पीड़न को सिर्फ शारीरिक हिंसा से जोड़कर देखते हैं। तो फिर ये सब सामने कैसे आया? अक्सर तो ऐसी बातें दब जाती हैं ना। हाँ, दब जाती हैं, लेकिन यहाँ पीड़िता ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने तहलका मैनेजमेंट को एक काफ़ी डिटेल्ड ईमेल लिखा, जी, जिसमें पूरी घटना का ब्यौरा था। और हमारे नोट्स ये बताते हैं कि शुरू में कोशिश हुई कि मामले को अंदर ही अंदर सुलझा लिया जाए। अच्छा, मतलब बाहर ना जाए बात। हाँ, शायद तेजपाल कुछ वक्त के लिए पद से हट जाएं, एक तरह के प्रायश्चित के तौर पर, ऐसी कुछ बातें चल रही थी। लेकिन ये जो अंदरूनी खींचतान थी और वो ईमेल, वो लीक हो गए। ओहो, लीक हो गए। जी, और फिर तो मीडिया ने इसे हाथों हाथ लिया। हाँ, फिर तो ये रुक नहीं सकता था। देखते ही देखते ये सिर्फ तहलका का अंदरूनी मामला नहीं रहा, बल्कि एक नेशनल इशू, एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया। सही कहा। खासकर जो एलीट मीडिया सर्कल है, उसमें वर्कप्लेस हरासमेंट को लेकर ये एक बड़ा लैंडमार्क केस जैसा बन गया। इसने कई मुश्किल सवाल खड़े कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, अगर कानूनी कार्रवाई की बात करें तो उसमें क्या हुआ? देखिए, कानूनी पहलू देखें तो गोवा पुलिस ने काफी तेजी दिखाई। शुरू में तेजपाल को नवंबर 2013 में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार हुए थे वो? हाँ, गिरफ्तार हुए। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन केस बहुत लंबा खिंचा। बहुत ज्यादा। कितना लंबा? लगभग 8 साल। सोचिए, 8 साल बाद मई 2021 में गोवा की एक निचली अदालत ने तेजपाल को बरी कर दिया। 8 साल और बरी कर दिया? इसका आधार क्या बताया कोर्ट ने? हमारे नोट्स में कुछ है इस बारे में? हाँ, अदालत का जो मुख्य तर्क था वो ये कि पीड़िता के बयानों और जो बाकी सबूत पेश किए गए, उनमें पर्याप्त तारतम्यता नहीं मिली। मतलब कंसिस्टेंसी की कमी। अच्छा, तालमेल नहीं था बयानों में। जी, ऐसा कोर्ट का कहना था। और कोर्ट ने पीड़िता के व्यवहार पर भी कुछ टिप्पणियां की, घटना के बाद के उनके व्यवहार पर, जो अपने आप में काफी विवादास्पद रहा। ये तो अक्सर होता है ऐसे मामलों में। बिल्कुल। इस फैसले की आलोचना भी बहुत हुई, खासकर महिला अधिकार समूहों ने आवाज उठाई। और फिर गोवा सरकार ने इसे फौरन बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। तो मामला अभी खत्म नहीं हुआ है? नहीं, कानूनी तौर पर नहीं। वो अपील अभी भी पेंडिंग है, लंबित है। तो फिर ये पूरा मामला इतना अहम क्यों माना जाता है? खासकर जैसा हम कह रहे हैं कि इसमें सीधी शारीरिक चोटें नहीं थी, इसका असर सिर्फ कोर्ट कचहरी तक ही था क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका महत्व कहीं ज्यादा गहरा है। जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं, ये केस ये दिखाता है कि उत्पीड़न सिर्फ फिजिकल नहीं होता। सही बात है। वो जो सत्ता का इस्तेमाल करके किसी को चुप कराना है, उसे शर्मिंदा महसूस कराना, उसके करियर को खतरे में डालना, ये सब चीजें भी गहरा मानसिक आघात देती हैं। हाँ। ये मामला एक प्रतीक बन गया कि कैसे पावरफुल लोग अपने पद का गलत इस्तेमाल करके शायद बच निकलने की उम्मीद कर सकते हैं। और ये भारत में #MeToo आंदोलन के ठीक पहले के बड़े मामलों में से एक था, है ना? इसने कहीं ना कहीं वो माहौल बनाने में मदद की होगी। एकदम सही कहा आपने। इसने निश्चित रूप से उस जमीन को तैयार करने में भूमिका निभाई, जहां बाद में कुछ सालों बाद कई और महिलाओं ने हिम्मत करके अपने अनुभव साझा किए। हैशटैग की जो लहर आई। तो अगर हम इसे बड़े दायरे में देखें तो इस केस ने किन बहसों को जन्म दिया? कई बहसों को, और वो आज भी उतनी ही जरूरी हैं।
जैसे सहमति मतलब कंसेंट का असली मतलब क्या है, खासकर तब जब दो लोगों के बीच पावर का इतना ज्यादा असंतुलन हो। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और वर्क प्लेस पर एक सुरक्षित माहौल की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? मैनेजमेंट की, सहकर्मियों की, या सिर्फ कानून की? क्या जो अंदरूनी जांच कमेटियां होती हैं, आईसीसी, वो वाकई असरदार हैं? इन सभी मुद्दों पर एक नेशनल लेवल पर चर्चा छिड़ी। इसने उन अनदेखी संरचनाओं पर रोशनी डाली जो अक्सर ऐसे उत्पीड़न को पनपने का मौका देती हैं। क्या इसने संस्थानों को मतलब कंपनियों को अपनी पॉलिसीज बदलने पर मजबूर किया? कुछ हद तक तो जरूर। कई संगठनों ने अपनी आंतरिक शिकायत समितियां, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटीज को और अपनी यौन उत्पीड़न रोकथाम पोष पॉलिसीज को दोबारा देखा। उनमें शायद कुछ बदलाव भी किए। लेकिन ये बहस तो शायद अभी भी चल ही रही है कि ये बदलाव कितने कारगर साबित हुए हैं जमीन पर। बिल्कुल कि ये बहस जारी है। और देखिए, ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। शायद हमारे सुनने वालों को भी इस पर सोचना चाहिए कौन सा सवाल? कि उन सिचुएशंस में न्याय कैसे मिले जहां उत्पीड़न फिजिकल ना होकर साइकोलॉजिकल हो, मतलब मानसिक दबाव, डर या सिर्फ सत्ता का गलत इस्तेमाल। हाँ, जब जबरदस्ती के निशान शरीर पर नहीं, मन पर हों, और जब ठोस सबूत जुटाना इतना मुश्किल हो, तब हमारा समाज, हमारा कानून इन चुनौतियों का सामना कैसे करें? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। जी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर ढूंढना होगा, और ये आसान नहीं है। बिल्कुल, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।